के, वो एडिसन डिजीज में काउंट किए जाते हैं। क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखा कि ग्लैंड, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम का मेन पोर्शन है ग्लैंड, क्योंकि हार्मोन ग्लैंड से ही सिक्रीट किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। ग्लैंड बेसिकली हम लोगों ने देखे थे 4 तरह के। क्लियर है। फर्स्ट एंडोक्राइन, सेकंड एक्सोक्राइन, थर्ड मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन और फोर्थ टेम्परेरी या साइक्लिक ग्लैंड। क्लियर है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, यानी डक्टलेस ग्लैंड है। क्लियर है। डक्टलेस ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है, और वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टारगेटेड ऑर्गन तक। समझ गए। एक्टोक्राइन ग्लैंड वो कौन से होते हैं? तो देखो, एक्टोक्राइन ग्लैंड वो हैं जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, यानी डक्टेड ग्लैंड है। एग्जांपल है स्लाइवरी, ठीक है, हमारा स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, स्वीट ग्लैंड हो गया, ममेरी ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सेबेशियस ग्लैंड जिसे कहते हो। इस तरह के एग्जांपल हमारे एक्टोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। ठीक है। लीवर सबसे बड़ा है, इसमें साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्लैंड है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन, जो दोनों एंडोक्राइन और एक्टोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करे, ठीक है, दोनों की तरह फंक्शन करे। समझ रहे हो। तो देखो, दोनों की तरह फंक्शन करने वाले ग्लैंड के एग्जांपल कौन से? मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल ये हैं पेनक्रियाज, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी इसका कुछ पोर्शन जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा वो हार्मोन सिक्रिएट करता है, और दूसरा पोर्शन वो सिक्रिएट करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी में एक और एग्जांपल डिस्कस किया जाता है हमारे टेस्टिकल्स और ओवरीज, यानी गोनेड्स हमारे। क्लियर है। ये दोनों भी बोथ या मिक्स्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करने वाले ग्लैंड हैं। एक पोर्शन सिक्रिएट करेगा हार्मोन, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड में इंक्लूड करते हैं, सेकंड पोर्शन गैमेट्स रिलीज करेगा। इसी तरह फोर्थ ग्लैंड है हमारा टेम्परेरी या फिर साइक्लिक ग्लैंड। टेम्परेरी साइक्लिक ग्लैंड जो इंपॉर्टेंट है, तो 2017 में क्वेश्चन भी पूछा गया नीट में इस पर कि टेम्परेरी या साइक्लिक ग्लैंड कौन सा है। टेम्परेरी साइक्लिक ग्लैंड में हम इंक्लूड करते हैं कॉर्पस लूटियम जैसे ग्लैंड्स को, जो कुछ टाइम के लिए अपीयर होते हैं फिर डीजनरेट हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए अपीयर होंगे फिर डीजनरेट हो जाएंगे, यानी एक साइक्लिक मैनर में पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनकी अपीयरेंस देखने को मिलेगी, फिर डीजनरेसी भी देखने को मिलेगी। क्लियर है। कॉर्पस लूटियम और प्लासेंटा इस कैटेगरी के ग्लैंड्स हैं। समझ गए। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि सबसे पहले हमें एंडोक्राइन सिस्टम किसके अंदर देखने को मिला था, तो उसका एग्जांपल है हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्लियर है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में सबसे पहले हमें एंडोक्राइन सिस्टम या रूडिमेंट्री या प्रिमिटिव टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स अपीयर हुए थे वहां। क्लियर है। नेक्स्ट एक ग्लैंड इंपॉर्टेंट सा है, पढ़ा जाता है, कई बार उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कॉकरोच का एक ग्लैंड है जिसे एक्डाइसिन ग्लैंड बोलते हैं, एक्डाइसिन हार्मोन रिलीज करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड है। ठीक है। प्रोथोरेसिक क्यों? क्योंकि वो कॉकरोच के प्रोथोरिक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, एक्डाइसिन या मोल्टिंग हार्मोन रिलीज करने वाला ग्लैंड है, क्योंकि कॉकरोच 13 टाइम मोल्टिंग शो करता है, उसके काइटिन को बार बार रिमूव करना पड़ता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, उसके स्केल जो काइटिन के बने हुए हैं उन्हें बार बार रिमूव करना पड़ेगा, और वो रिमूव करने के लिए हार्मोन, मोल्टिंग हार्मोन या एक्डाइसिन हार्मोन प्रोथोरेसिक ग्लैंड रिलीज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कि हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई, कहां से हुई। तो देखो, 2 साइंटिस्ट है, बाइलिस और स्टार्लिंग, जिन्होंने हार्मोन डिस्कवर किया था। टर्म दी थी स्टार्लिंग ने। क्लियर है। अब इसके बाद हार्मोन की डेफिनेशन पे आते हैं। हार्मोन की क्लासिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और टारगेट ऑर्गन पर जाकर के इफेक्ट करता है। ये तो है क्लासिकल डेफिनेशन। साइंटिफिक डेफिनेशन हम लोग किसे कहेंगे कि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट ट्रेस अमाउंट में रिलीज मैसेंजर या केमिकल सब्सटेंस है। समझ गए, जो सिग्नल्स कन्वे करता है। क्लियर है। अब हार्मोन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जैसे कि ये प्राइमरी केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, लेस मोलिकुलर वेट का होता है तो इजीली डिजनरेट हो जाता है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक है, इरिवर्सिबल है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के साथ, एक बार रिलीज होने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते उसे। ठीक है। और ये हार्मोन जो है, हार्मोन प्रोटीन और स्टेरॉइड दोनों नेचर का देखने को मिलेगा। अब इसी हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने कंपेयर किया था एंजाइम की प्रॉपर्टी से। एंजाइम हमें सिर्फ प्रोटीन नेचर का देखने को मिलता है, फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है। एंजाइम स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंजाइम रिवर्सिबल है, दोबारा यूज किए जा सकते हैं।
अब हार्मोन की प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्मोन रेगुलेशन कैसे होती है, फीडबैक मैकेनिज्म से। मैक्सिमम हार्मोन्स की रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म से परफॉर्म की जाती है। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, ये हार्मोन की प्रॉपर्टीज थी। क्लियर। अब हार्मोन के कुछ टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे थे लोकल हार्मोन की या पैरा हार्मोन्स की, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिस्कस किए सॉरी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। ये बीपी रेगुलेट करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट करने वाला हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक हार्मोन है हमारे पास एंटी वायरल प्रोटीन जिसे बोलते हैं, प्रोटीन नेचर का एंटी वायरल हार्मोन है, इंटरफेरोन बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये क्या है, ये इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करते हैं, एक ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो नेक्स्ट सेल में इन्फेक्शन को रोक देता है। कैसे कि वायरस की जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, जो सेल का ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है वायरस यूज करने लगता है, उसे स्टॉप कर देगा ये इंटरफेरोन। तो वायरस अपने नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे तो आगे सेल इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप का जो हार्मोन डिस्कस किया था वो है काइनिन हार्मोन, जिसे फर्स्ट एड हार्मोन बोला जाता है। ये क्लोटिंग में यूज होने वाला हार्मोन है, ब्लड क्लोटिंग को फास्ट कर देगा, ब्लड लॉस को कम कर देगा, ठीक है, समझ गए। यहां लोकल हार्मोन्स एंड होते हैं, तीन ही टाइप के थे। फिर हम लोगों ने बात की कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक साथ फंक्शन करते हो, ठीक है, सिनर्जिक हार्मोन्स, जो एक दोनों कंबाइनली बिहेव करते हो या दोनों का कॉमन फंक्शन हो, जैसे एफएसएच और एलएच हार्मोन है, ठीक है। दोनों जो है वो ओव्यूलेशन यानी गैमेटोजेनेसिस में दोनों ही हार्मोन हेल्प करने वाले हैं। क्लियर हो गया, हम लोग डिस्कस भी करेंगे आगे जाके फर्दर पॉइंट टू पॉइंट इन्हें। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया थर्ड टाइप का हार्मोन एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से, वो हार्मोन जो एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करते हो, ठीक है, विरोधाभास देखने को मिले जहां हार्मोन्स के अंदर। तो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, कौन कौन से, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन है, दोनों जो ग्लूकोज लेवल है मेंटेन रखते हैं हमारी बॉडी में, एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटा देगा, दूसरा घटाएगा तो पहला बढ़ा देगा। क्लियर है, एंटागोनिस्टिक नेचर देखने को मिला। सेकंड एग्जांपल एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का हमारे जो एमएसएच और मेलाटोनिन हार्मोन है। एमएसएच मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी की पिगमेंटेशन, एक पिगमेंटेशन बढ़ाएगा तो दूसरा पिगमेंटेशन घटा देगा, एंटागोनिस्टिक नेचर है दोनों का। क्लियर है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी के हार्मोन आते हैं एडीएच और एएनएफ, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये दोनों अपनी एक रेगुलेशन मैकेनिज्म शो करते हैं, ठीक है, जिसमें बॉडी का वाटर लेवल बैलेंस किया जाता है। क्लियर है, समझ गए, फ्लूइड का लेवल मेंटेन किया जाता है। और इसी कैटेगरी के कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर। समझ गए। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी फोर्थ टाइप का हार्मोन, जो कि है एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स जिसे कहते हैं। ये बॉडी के बाहर एक्ट करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं। कुछ जो डिस्कवर किए गए वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे बॉम्बिकोल है, बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म में डिस्कवर किया गया था, सेक्सटोन है कैट का, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है आंट का, इसी तरह से जीरोडायोल वगैरह है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट कि हार्मोन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कितनी टाइप्स के होते हैं। अब हम लोगों ने जो हार्मोन या फिर मैं कहूं कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो मेन ग्लैंडुलर पार्ट है वो डिस्कस करने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से स्टार्टिंग की थी, जिसे रियल मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर बोला जाता है एंडोक्राइन सिस्टम का। क्लियर है, ये जो रियल मास्टर ग्लैंड या सुप्रीम कमांडर कहलाता है एंडोक्राइन सिस्टम का, तो ये ही वो पार्ट है जो पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के मैकेनिज्म को कंट्रोल करके रखता है। क्लियर है, कहां प्रेजेंट होता है ये डायनसेफेलोन का बेसल पार्ट है। समझ गए। इसके ऊपर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जैसे जो डायनसेफेलोन है इसकी जो रूफ कहलाती है एपिथैलेमस, उस पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जैसे पीनियल ग्लैंड वगैरह है, और इसके बेसल पार्ट जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं, रिले सेंटर है जो कन्वे सेंटर है, इस पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक चियाज्मा और इस तरह के स्ट्रक्चर, कॉर्पस अल्बिकन वगैरह। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस किया था, इसके बीच में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के हार्मोन यही निपटा लिए थे। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है वो यही देख लिए थे। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन कौन से थे, टोटल 10 हार्मोन्स थे, 7 रिलीजिंग टाइप के और 3 इनहिबिटिंग टाइप के। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोले कि तू रिलीज कर, तू छोड़, ठीक है, जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोले ना रिलीज ना कर दी। ठीक है, समझ गए।
नेक्स्ट कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से थे, तो देखो रिलीजिंग हार्मोन थे, मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट काउंट कर देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन और एफएसएच रिलीजिंग हार्मोन, एलएच रिलीजिंग हार्मोन, इस तरह के रिलीजिंग हार्मोन थे। और इनहिबिटिंग हार्मोन 3 ही होते हैं मेनली, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जीएचआईएच बोलते हैं जैसे, ठीक है, पीआरएलआईएच प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर है। नेक्स्ट एमएसएच के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन था, बाकी जो बच गए एसीटीएच, टीएसएच और एलएच, एफएसएच, इन चारों का रेगुलेशन किस तरह से होता है, इनका रेगुलेशन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, समझ गए। फिर हम लोगों ने पिट्यूटरी डिस्कस की थी, पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस दोनों पार्ट डिस्कस किए, क्लियर है। दोनों में 3 लोब थे, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब, तीनों लोब डिस्कस किए। कनेक्टेड किस तरह से रहते हैं हाइपोथैलेमस से, वो डिस्कस किया कि एडेनो हाइपोफाइसिस पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड रहती है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो कनेक्टेड रहती है न्यूरॉन्स के थ्रू, जहां एक्सोन जो एंडिंग बनती है जिसे हेयरिंग बॉडीज बोला जाता है, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्लियर हो गया, समझ गए। फिर पिट्यूटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफाई कर रहे थे हम लोग कि फीमेल में थोड़ी सी बड़ी होती है, मास्टर ग्लैंड है, कमांडर है एंडोक्राइन सिस्टम का, क्लियर है, समझ गए। हम लोगों ने लास्ट पॉइंट छोड़ा था कि ये प्रेजेंट होती है हमारे इस स्केलेटल सिस्टम की या हमारे स्कल की स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका नाम की कैविटी में, ठीक है। स्फिनोइड बोन है जिसपे जो बटरफ्लाई शेप है, जिसपे ब्रेन इस तरह से टिका हुआ है, ये सींग नहीं होते ब्रेन के, ये ब्रेन इस तरह से टिका हुआ है, ठीक है। इस स्फिनोइड बोन में एक कैविटी होती है, खड्डे टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पिट्यूटरी लटक रही होती है, समझ गए, क्लियर है। तो ये पिट्यूटरी की पोजीशन थी। अब इससे आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पिट्यूटरी प्रेजेंट थी सेला टर्सिका कैविटी में। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे थे पिट्यूटरी के बारे में, तो देखो पिट्यूटरी का नेक्स्ट पॉइंट है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है हमारे पास, उसमें जो पोर्शंस हैं या सेल्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट है पिट्यूटरी में ऑल ओवर। कौन कौन से, तो देखो 2 तरह के सेल कौन कौन से हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। फर्स्ट है क्रोमाफिल, क्रोमाफिल सेल। सेकंड है क्रोमाफोब, क्रोमाफोब सेल। अब क्रोमाफोब को हम लोग यही निपटा लेते हैं। क्रोमाफोब सेल जो हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं नेचर में, टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब है या एस्पेक्ट, या यहां से मैं रिलेट करना चाहूंगा कि टोटिपोटेंट सेल वो होते हैं, यहां टोटिपोटेंट का मतलब है कि अगर क्रोमाफिल सेल्स में से या पिट्यूटरी के दूसरे सेल्स में से कोई भी सेल बाय द वे डैमेज हो जाए, डिजनरेट हो जाए या कोई और कॉन्सिक्वेंसेस आ जाए, क्रिएट हो जाए, तो उनकी जगह लेने के लिए ये सेल हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। टोटिपोटेंट है जो इनकी भरपाई करेंगे, समझ गए, क्लियर है। अब देखो क्रोमोफिल सेल कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। क्रोमोफिल सेल 2 टाइप के होते हैं। फर्दर क्रोमोफिल सेल के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है एसिडोफिल, एसिडोफिल, और सेकंड है बेसोफिल, सेकंड है बेसोफिल। एसिडोफिल और बेसोफिल दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो देखो एसिडोफिल को एक साइड रखते हैं। बेसोफिल सेल्स है, पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करेगी, यही सेल हार्मोन रिलीज करने वाले हैं। तो देखो बेसोफिल कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। बेसोफिल रिलीज करता है एसीटीएच, ठीक है, एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एक ये रिलीज करता है एफएसएच, क्लियर है, एक ये रिलीज करता है एलएच, एक ये रिलीज करता है टीएसएच, क्लियर है, समझ गए। और बाकी एसिडोफिल, एसिडोफिल जो सेल्स हैं अपने पास वो आगे फर्दर 2 तरह के होते हैं। एसिडोफिल में फर्दर डिफरेंशिएशन या डिवीजन देखने को मिलता है। कौन कौन से, एक तो है अल्फा एसिडोफिल, अल्फा एसिडोफिल, एक है ईटा एसिडोफिल, ईटा एसिडोफिल। अल्फा और ईटा एसिडोफिल ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग हार्मोन ही सिक्रिएट करेंगे। तो देखो
कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। अल्फा एसिडोफिल जो सेल्स हैं वो सिक्रिएट करते हैं हमारे यहाँ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जबकि ईटा एसिडोफिल सेल्स सिक्रिएट करते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, या सॉरी प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल हार्मोन। क्लियर है? तो समझ गए, क्रोमोफिल और क्रोमोफोब दो तरह के सेल्स हैं पिट्यूटरी के अंदर। क्रोमोफिल सेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्मोन सिक्रीशन का काम क्रोमोफिल का ही होता है, जबकि क्रोमोफोब टोटिपोटेंट सेल है, इनका कोई काम नहीं होता, इनका काम होता है इनकी जगह लेना। समझ गए? जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं कि तू हट मैं आता हूं, तू चला गया तो मैं हूं, ठीक है, समझ गए। तो एसिडोफिल और बेसोफिल ये पड़ोसी की तरह काम करते हैं। एसिडोफिल और बेसोफिल दो तरह के सेल्स हैं। बेसोफिल सेल्स सिक्रिएट करते हैं एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, टीएसएच इस तरह के हार्मोन, जबकि एसिडोफिल दो तरह के होते हैं, अल्फा और ईटा। अल्फा एसिडोफिल ग्रोथ हार्मोन और ईटा एसिडोफिल प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करते हैं। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट, ये थे पिट्यूटरी के सेल्स। अब हम लोग आगे जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि पिट्यूटरी को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पिट्यूटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट? एक पार्ट बना था एडेनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो देखो पिट्यूटरी के दोनों पार्ट, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, देखो पूरी पिट्यूटरी दो ही पार्ट में डिवाइड थी ना, एडेनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो देखो अब लोब्स डिस्कस करते हैं कि किस पार्ट में कौन कौन से लोब हैं। पार्ट दो हैं पिट्यूटरी के, जबकि लोब पिट्यूटरी में तीन होते हैं। तो देखो किस तरह से होते हैं। एसिडोफिल जो सेल्स है ना वो दो लोब में डिवाइडेड होता है, सॉरी एडेनो हाइपोफाइसिस जो पार्ट है वो दो लोब में डिवाइड होता है। क्लियर? एडेनो हाइपोफाइसिस दो कौन कौन से लोब में? एक तो पोस्टीरियर लोब, सॉरी एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, और एक मिडल लोब, मिडल लोब। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस सिर्फ एक ही लोब में डिवाइडेड होता है, या एक ही लोब की तरह एक्ट करता है, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। अब लोब डिवाइडेड है, इस बेस पे इनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज की जाती है, ठीक है। कैसे? तो देखो एंटीरियर जो लोब है इस बेसिस पे एडेनो हाइपोफाइसिस का एक पार्ट बताया जाता है, एंटीरियर लोब को कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और पोस्टीरियर लोब है न्यूरो हाइपोफाइसिस को कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? तो देखो और भी कई सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब के लिए यूज होता है एक टर्म पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। जबकि इसी तरह की टर्म यूज होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। साथ ही साथ नोट करते रहो। देखो पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा दो टर्मिनोलॉजी हो चुकी। अब तक हम लोग इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब की ही टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्यों छोड़ दिया बेचारे को? तो देखो इसके लिए एक टर्म यूज होती है पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और ये जो पार्स इंटरमीडिया या मिडिल लोब है ये सबसे स्मॉलेस्ट लोब होता है, स्मॉलेस्ट लोब है, ठीक है। क्लियर है? और कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करें, एंटीरियर लोब को एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है, पार्स डिस्टेलिस कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो जो एंटीरियर लोब है या एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टेलिस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन है उनमें से सबसे ज्यादा हार्मोन यही रिलीज करती है, मैक्सिमम हार्मोन्स। मैं पॉइंट बनाऊंगा कि मैक्सिमम हार्मोन्स एंटीरियर लोब रिलीज करती है, सिक्रिएट करती है, ठीक है। इसी तरह अगर मिडिल लोब के पॉइंट्स काउंट करें तो देखो मिडिल लोब में कौन सा हार्मोन सिक्रिएट किया जाता है या कितने हार्मोन सिक्रिएट किए जाते हैं? तो मिडिल लोब से सिर्फ एक हार्मोन सिक्रिएट किया जाता है
जिसको नाम दिया जाता है MSH या फिर पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है, इसलिए इस हार्मोन को भी नाम दे दिया गया इंटरमीडियन हार्मोन। ये सीक्रेट होता है मिडल लोब से सिर्फ, क्लियर है। जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पास नर्वोसा जो है उसके पॉइंट्स हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हार्मोन सिंथेसिस जो होती है, हार्मोन सिंथेसिस वो एब्सेंट है, इसमें हार्मोन बनते ही नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसमें हार्मोन नहीं बनते, ठीक है। तो फिर ये क्या रिलीज करती है, रिलीज तो करती है ये हार्मोन। वो हार्मोन कैसे रिलीज करती है, तो क्या होता है कि इसके अंदर हार्मोन स्टोरेज प्रेजेंट है, हार्मोन की स्टोरेज, हार्मोन स्टोरेज एंड सिक्रीशन प्रेजेंट होती है। यानी हम बनाएंगे नहीं, हम स्टोर करेंगे, यानी लेंगे और फिर देंगे भी आगे। ये बीच वाला है बेचारा, लेता भी है और देता भी है। लेगा कहां से, हाइपोथैलेमस से। देगा किसको, जो रिस्पेक्टिव या टारगेट ऑर्गन्स होंगे उनको। मैं हार्मोन की बात कर रहा हूं, तो इनके अंदर हार्मोन सिंथेसिस एब्सेंट है, जबकि हार्मोन स्टोरेज और सिक्रीशन प्रेजेंट होती है। क्लियर है, साथ साथ नोट करते रहो पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट कि कौन कौन से हार्मोन ये स्टोर करता है और सिक्रिएट करता है। तो देखो ये हार्मोन स्टोर करता है और सिक्रिएट करता है, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक तो है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, क्लियर है, दो हार्मोन ये स्टोर करता है और सिक्रिएट करता है। ADH को वेसोप्रेसिन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन वगैरह कई नाम दिए जाते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन वगैरह, इस तरह से, समझ गए। तो देखो पूरी जो पिट्यूटरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आगे फर्दर एंटीरियर लोब और मिडल लोब। एंटीरियर लोब को एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टलिस वगैरह नाम दिए जाते हैं, जबकि जो मिडल लोब है इसको सिर्फ एक नाम दिया जाता है, पार्स इंटरमीडिया। इसी तरह से जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब नाम दिया जाता है, पार्स नर्वोसा नाम दिया जाता है। क्लियर है। अब बात आती है हार्मोन्स की, तो सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रेट करता है हमारा एंटीरियर लोब पिट्यूटरी का, जबकि मिडल लोब से सिर्फ एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको MSH या इंटरमीडियन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं तो न्यूरो हाइपोफाइसिस की। न्यूरो हाइपोफाइसिस में हार्मोन सिंथेसिस एब्सेंट है, ये हार्मोन स्टोर करता है और सिक्रिएट करता है। वो कैसे, कौन कौन से, तो हार्मोन दो हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन लेगा, उनको स्टोर करेगा और सिक्रिएट कर देगा। क्लियर है, समझ गए, नोट डाउन, साथ के साथ करते रहो जल्दी जल्दी। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, देखो ये थे पार्ट पिट्यूटरी के। अब हम आते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स पे, कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और उन हार्मोन्स के फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस, एडेनोहाइपोफाइसिस जो है यानी एंटीरियर और मिडिल लोब है, उसके हार्मोन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन यही सिक्रिएट करता है और इन्हीं को सबसे पहले निपटा लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, तुम लोगों ने सुना होगा TSH हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है, इसे TTH भी कहा जाता है। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, तो देखो TSH वर्ड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और देखो ये तो TSH की एब्रिविएशन है, अगर मैं कहूं TTH का मतलब क्या है, तो थायराइड ट्रोफिक हार्मोन है। क्लियर है, थायरोट्रोफिक हार्मोन बोल दो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट टर्म तुम्हें ये देखने को मिलेगी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, जो TSH हार्मोन है। हम लोग क्या क्या कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं हर हार्मोन के, तो देखो मैं तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। हर हार्मोन के हम लोग कई सारे कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कि उसका टारगेट क्या होगा, यानी टारगेट ऑर्गन डिस्कस करेंगे हर हार्मोन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वहां जाकर के वो फंक्शन क्या करता है, उसके फंक्शन की, और फिर कि वो रेगुलेट कैसे होता है, उसका रेगुलेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग हर हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो टारगेट ऑर्गन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का टारगेट ऑर्गन क्या है, इसका टारगेट ऑर्गन है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, क्लियर है। थायराइड ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। कैसे एक्ट करेगा, क्या करेगा, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फॉर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उंगली करेगा और बोलेगा कि तू थायरोक्सिन रिलीज कर, समझ गए। ये पिट्यूटरी से चल करके, पिट्यूटरी भी एंटीरियर पिट्यूटरी से चल करके जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, बोलेगा कि थायरोक्सिन रिलीज कर। अब इसने बोला, इसने थायरोक्सिन रिलीज कर दिया, क्लियर, क्योंकि ये भाई कमांडर के पास से आया है, कमांडर का दूत है, ठीक है, पिट्यूटरी से आया है। और पिट्यूटरी को भी कहां से सिग्नल मिला, सुप्रीम कमांडर से, हाइपोथैलेमस से, तो थायरोक्सिन सिक्रेट करवा देगा। रेगुलेशन कैसे होगी, रेगुलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे कि रेगुलेशन होती है TSH RH से, ऐसे तो ये होगा रिलीज, और रुकेगा कैसे, जब बहुत ज्यादा आ गया तो रुकेगा कैसे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक से, ठीक है। तो ये है इसकी रेगुलेशन। देखो हॉर्मोन्स कौन कौन से, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं TSH या TTH की, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन है, टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। फंक्शन वहां क्या करेगा कि उसको स्टिमुलेट करेगा और रिलीज करवाएगा थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड का मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, क्लियर है। रेगुलेशन कैसे होगी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेशन होगी, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, क्लियर है। तुम लोग नोट करो और साथ के साथ एक पॉइंट सुनो। देखो जो भी तुम लोगों की ये जो मीटिंग की आईडी है, इसको किसी ने रेडमी नोट ए, किसी ने कुछ नाम दे रखा है, तो इसको रीनेम करो। तुम लोगों को पहले भी ये बात बता दी गई है, इसको रीनेम करो और पर्टिकुलर अपने अपने नाम दो, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चूहा, सूर, जो भी हो, समझ गए, ओनली वाले भी, तो अपना अपनी आईडी को रीनेम करो, क्लियर है। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला पहला हार्मोन TSH हार्मोन था। अब हम सेकंड हार्मोन की तरफ चलते हैं। ये TSH था। डिस्कस क्या क्या करेंगे हम लोग, टारगेट ऑर्गन, ठीक है, फिर फंक्शन टारगेट ऑर्गन पे जाकर के क्या कांड करता है, और उसके बाद कि रोका कैसे जाता है इसे, ठीक है। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे PRL हार्मोन को, ठीक है, PRL हार्मोन को। PRL हार्मोन का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को कई नाम दिए जाते हैं इसके फंक्शनिंग के बेस पे। कैसे, क्या क्या नाम दिए जाते हैं, तो इस हार्मोन को नाम दिया जाता है जैसे मेमोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। इसको नाम दिया जाता है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, और इसे नाम दिया जाता है मदर हार्मोन, क्योंकि ये हार्मोन इंपॉर्टेंट ही इतना है, ठीक है। पहली बात याद रखने वाली कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में सिक्रेट किया जाएगा, ओनली इन फीमेल्स,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में सिक्रेट किया जाएगा। इसी एक हार्मोन के कारण फीमेल्स के अंदर पिट्यूटरी का साइज मेल्स के बजाय बड़ा होता है, यहाँ वो एक पॉइंट आगे निकल जाती है, समझ गए। और इंपॉर्टेंट भी है, निकलना जरूरी भी है, हर वक्त पीछे रहोगे कैसे काम चलेगा। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और मदर हार्मोन इसी हार्मोन के नाम है। हम लोगों को इसके क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो देखो इसलिए 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोग हर हार्मोन के डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, ठीक है, सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और थर्ड रोका कैसे जाए यानी रेगुलेशन। तो देखो तीनों पॉइंट, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, तो मेमोट्रोपिक हार्मोन नॉर्मल सी बात है, तो टारगेट ऑर्गन होगा ममेरी ग्लैंड, ममेरी ग्लैंड, ममेरी ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन है। क्लियर है। फंक्शन क्या करता है, रिलीजिंग मिल्क, या फिर मैं कहूं तो स्टिमुलेट, स्टिमुलेट ममेरी ग्लैंड, स्टिमुलेट ममेरी ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मिल्क सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करेगा ममेरी ग्लैंड्स को। क्लियर है, समझ गए। रेगुलेशन किस तरह से होती है, तो रेगुलेशन के लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, पीआरएल आरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, रिलीजिंग हार्मोन, और हाइपोथैलेमस से सीक्रेट करता है पीआरएल आईएच इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ गए, क्लियर है। कोई दिक्कत इस हार्मोन के केस में, देखो पीआरएल प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, मेमोट्रोपिक, ल्यूटियोट्रोपिक, मदर हार्मोन इसको नाम दिया जाता है, सिर्फ फीमेल्स में सीक्रेट होता है। क्लियर है। टारगेट ममेरी ग्लैंड है, फंक्शन मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, मिल्क सिक्रीशन करवाएगा। क्लियर है। और रेगुलेशन है पीआरएल आरएच और पीआरएल आईएच से। समझ गए, नोट डाउन करो, ठीक है, साथ के साथ लिखते जाओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ठीक है। गवर्नमेंट लॉकडाउन बढ़ा रही है, तुम स्पीड बढ़ाओ। देखो एक पॉइंट और, जो पीआरएल हार्मोन है ना, ये ह्यूमंस के केस में, हमारे केस में तो ये फंक्शन करता है, हम लोग ह्यूमंस ही हैं, तो हमारे केस में तो ये कांड करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये और किसी स्पीसीज में क्या काम करेगा, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि हार्मोन नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते। जो कांड ये यहां कर रहा है वही कांड ये कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी में करेगा। समझ गए। तो इंपॉर्टेंट सपट आ जाता है ये कि पीआरएल प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, स्टिमुलेट मिल्क सिंथेसिस, मिल्क सिंथेसिस इन पिजन, कबूतर पिजन में, और या मैं कहूं कि ये क्रॉप मिल्क रिलीज करवाता है, क्रॉप मिल्क, ठीक है। पिजन के एलिमेंट्री कैनाल में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, पिजन एव्स में आता है कबूतर, ठीक है, मैमल्स तो है नहीं, और मिल्क मैमल्स में मेनली हम लोग देख रहे हैं ममेरी ग्लैंड में बनता है, तो पिजन के कहां ममेरी ग्लैंड होते हैं, उसके पास तो ममेरी ग्लैंड है ही नहीं, तो वो अपने बच्चों को दूध जो पिलाता है वो कैसे बनता है उसके अंदर, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल में 2 स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप तो मिल्क सिंथेसिस का कांड करने के लिए होता है, मतलब मिल्क सिंथेसिस का फंक्शन करने के लिए होता है। गिजार्ड होता है दूसरे पार्ट जो उनके अंदर एब्सेंट है, यानी दांत, दांत उनके अंदर नहीं होते, तो दांतों की जगह लेने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, फूड की ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड होता है। समझ गए। अब क्रॉप और गिजार्ड जो दोनों काम करते हैं, उनमें से जो क्रॉप होता है वो मिल्क सिंथेसिस करता है, मिल्क क्रॉप करता है, ठीक है, ये करता है पीआरएल के इफेक्ट से। समझ गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस करवाता है पीआरएल, इंपॉर्टेंट ये है कि ये मिल्क रिलीज कैसे होता है, ठीक है, ये मिल्क रिलीज कैसे होता है। तो देखो रिलीज्ड यानी बॉडी से बाहर कैसे रिलीज होता है, गिजार्ड और क्रॉप पार्ट तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, तो कैसे रिलीज होगा, रिलीज्ड बाय और रिवर्स पेरिस्टालिसिस,
रिवर्स पेरिस्टालिसिस, उल्टा कर्माकुंचन जिसे कहते हैं। कर्माकुंचन क्या था? पेरिस्टालिसिस, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल की जो स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर साइमल्टेनियस एक साथ तो कॉन्ट्रैक्शन होना और एक साथ ही रिलैक्सेशन होना, इस मैकेनिज्म के थ्रू फूड अंदर जाता है, चाहे हम उल्टा लटक के खाएं जाएगा वो पेट में ही। ठीक है, ये पेरिस्टालिसिस करवाता है और इनके जो मिल्क अंदर बनता है उसको उल्टी की तरह बाहर निकलवाता है रिवर्स पेरिस्टालिसिस करके। कौन सा? ये क्रोप पार्ट में सिंथेसिस होने वाला मिल्क रिवर्स पेरिस्टालिसिस मैकेनिज्म से बाहर निकलता है। ठीक है, उसके एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल उल्टी एक्ट करती है और ये मिल्क बाहर निकाल देती है। ठीक है, हमारे अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है, बट हमारे अंदर बाहर निकलता क्या है? वोमिटिंग के टाइम रिवर्स पेरिस्टालिसिस परफॉर्म होती है हमारे अंदर। ठीक है, जो खाया हुआ भोजन है वही बाहर निकाल देंगे। समझ गए? तो रिवर्स पेरिस्टालिसिस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था, इसी के साथ पॉइंट डिस्कस कर दिया यहां। तो ये सेकंड हार्मोन है अपना, एडेनो हाइपोफाइसिस का सेकंड हार्मोन है। अब नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे, थर्ड हार्मोन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है MSH हार्मोन। MSH हार्मोन, ठीक है। MSH का मतलब क्या होता है? MSH की फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये। मेलानोसाइट क्या होते हैं? मेलानोसाइट होते हैं पिगमेंट सेल्स। पिगमेंट सेल्स का मतलब हमारी बॉडी का जो कलर है ना, कोई कालू, कालिया, धोलिया, ऐसे कई होते हैं। ठीक है, भुरिया, यानी अलग अलग कलर के जो बंदे होते हैं देखने को मिलते हैं। कुछ तो बहुत ही ऊपर के होते हैं, ठीक है, अफ्रीका साइड वाले, वेस्ट इंडीज वाले। तो देखो ये इस तरह की जो कलरेशन आती है, स्किन पिगमेंटेशन होती है, ये इस हार्मोन से रेगुलेट होती है। ठीक है, क्या करता है ये मेलानोसाइट जो पिगमेंट सेल्स है ना उनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, स्टिमुलेट करने का मतलब प्रोत्साहित कर रहा। प्रोत्साहित करने से कोई क्या करता है? अगर हम किसी को प्रोत्साहित कर दें तो वो कोई कांड कर देगा, इसी तरह से ये प्रोत्साहित करेगा तो इनके नंबर बढ़ जाएंगे। समझ गए? नंबर बढ़ेंगे तो पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी, पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी तो ज्यादा कालिए हो जाएंगे। समझ गए? तो MSH हार्मोन करता क्या है? देखो मैं पॉइंट बनाऊंगा कि ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट पिगमेंटेशन, या फिर मैं कहूं स्किन कलर को रेगुलेट करता है। क्लियर? समझ गए? अब इसकी दो कैटेगरी बनती है। ठीक है, पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने की दो कैटेगरी बनती है। स्किन कलर को मैं यहां नहीं लिखूंगा, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। दो कैटेगरी बनती है। पहली कि इन हायर वर्टिब्रेट में ये क्या काम करता है? ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स एंड लोअर वर्टिब्रेट्स इनके अंदर ये क्या कांड करता है? तो देखो हायर वर्टिब्रेट्स में क्या करता है और इनवर्टिब्रेट्स और लोअर वर्टिब्रेट्स में क्या करता है। दो पॉइंट बनाए हैं मैंने। हायर वर्टिब्रेट में ये रेगुलेट करेगा, स्किन कलर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, समझ गए? क्लियर? जबकि लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, मेनली एनिमल्स की बात करें हम लोग, तो देखो इनके अंदर ये क्या करता है? रेगुलेट मेटाक्रोसिस एक प्रोसेस होती है, उसे रेगुलेट करता है। मेटाक्रोसिस क्या है? तो देखो हम लोग यही डिस्कस करेंगे मेटाक्रोसिस क्या है। मेटाक्रोसिस को रेगुलेट करता है। मेटाक्रोसिस क्या है? मेटाक्रोसिस है कलर चेंजिंग
कलर चेंजिंग, कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना कलर चेंज करता है ना जब बॉडी का, या अपना, जैसे तुम लोगों ने कैमिलियन देखा होगा, गिरगिट, रंग बदलने वाले, आजकल तो इंसान बहुत ज्यादा बदलते हैं, बट वैसे एक्चुअल में ये काम कैमिलियन जैसे ऑर्गेनिजम्स का था, यानी इनवर्टिब्रेट और लोअर वर्टिब्रेट्स का है। इनके अंदर मेटाक्रोसिस होती है, कलर चेंजिंग प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस होती है इस हार्मोन के इफेक्ट से, एमएसएच के इफेक्ट से, ठीक है। तो ये है मेटाक्रोसिस, कलर चेंजिंग की एबिलिटी प्रेजेंट होना या कलर चेंजिंग होना, समझ रहे हो, क्लियर है। तो हायर वर्टिब्रेट्स यानी हम लोग जो हैं उनके अंदर तो ये स्किन कलर को रेगुलेट करेगा, स्किन टोन को कहूं मोर करेक्टली, स्किन कलर की टोन को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और तुम लोगों ने देखा होगा कई बार, वो पहले फेयर एंड लवली आती थी, वो फेयर एंड ग्लो कुछ ऐसा हो गया है, कई बोर्ड लगे देखे थे, तो उसपे कई वो एक पत्ती सी बन के आती थी, हमारे भी घर में लेडीज है, तो वो पत्ती पे अलग अलग तरह की स्किन टोन दी हुई होती थी, पहले वो अपने अपने मैच करते थे, याद होगा, ठीक है। तो वो स्किन टोन जो है ना, है कलर एक ही, वो उसकी टोन अलग अलग है, किसी की थोड़ी सी लाइटर है, किसी की थोड़ी सी डार्कर है, ठीक है। तो वो स्किन टोन रेगुलेट होती है इस हार्मोन से, समझ रहे हो कैसे रेगुलेट करता है, ये नोट डाउन कर लिया। अब आगे देखते हैं कैसे रेगुलेट करता है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी बॉडी का सेल है, ठीक है, बॉडी का सेल है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इंट्रोडक्शन कराऊं या इसको इंट्रोड्यूस करूं एमएसएच से, एमएसएच से, तो क्या होगा, पहले इसके अंदर क्या था, ये एक ऐसा पिगमेंट सेल था, ये पिगमेंट सेल था, ये एक पिगमेंट सेल था, ठीक है। एमएसएच क्या करेगा, इस पिगमेंट सेल के नंबर बढ़ा देगा, पिगमेंटेशन बढ़ा देगा, और एमएसएच के इंट्रोडक्शन के बाद अगर मैं देखूंगा इस सेल को, तो ये सेल कड़िया हो चुका होगा, यानी इसके अंदर पिगमेंटेशन बढ़ चुकी होगी, देखो इस तरह से पिगमेंटेशन बढ़ चुकी होगी। तो ये स्किन टोन कैसी थी, ये स्किन टोन कैसी थी, इसको मैं कहूंगा कि ये लाइटर थी, बीड़ी सिगरेट वाला नहीं, लाइटर का मतलब लाइट, हल्की, ठीक है, लाइटर टोन थी। जबकि ये कैसा हो गया, ये कालिया टोन होगी, मतलब डार्कर होगी, डार्कर टोन होगी, टोन थोड़ी सी स्किन टोन डार्क होगी, ठीक है। अब ये तो ये काम करता है, हम लोगों ने याद हो तो स्टार्टिंग में पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम बात की थी एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स की, कि एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले, कांड करने वाले हार्मोन्स। तो एमएसएच का दुश्मन किसे बताया था, एमएसएच का दुश्मन हम लोगों ने बताया था कि एक हार्मोन है मेलाटोनिन, वो इस एमएसएच का दुश्मन है, ठीक है। कैसे, तो मेलाटोनिन क्या करता है, अगर मैं इस टाइम इस कालिए को मेलाटोनिन दे दूंगा, ठीक है, इस कालिए को मेलाटोनिन दे दूंगा, तो वापस से दौड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। अब तुम लोगों के दिमाग में काफी सारी बातें आ रही होगी। तो मेलाटोनिन हार्मोन है, टेबलेट नहीं आती कोई, और हार्मोन ही अपने बॉडी के अंदर जो रिलीज होता है वही ये इफेक्ट डालता है कि वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है, समझ गए। इस तरह से ये बॉडी कलर या पिगमेंटेशन मेंटेन रहती है। सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो हमारे स्किन कलर को मेंटेन करे, ह्यूमन स्किन कलर एक ऐसा एग्जांपल है जो बहुत सारी चीजों से रेगुलेट होता है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम लोग कह सकते हैं, कैसे कि जेनेटिकली भी रेगुलेट होता है, समझ गए। अगर दोनों ही काले हैं, माँ और बाप, तो बच्चा तो अफ्रीकी होगा ही, नॉर्मल सी बात है। जेनेटिक से भी रेगुलेट होता है, क्लियर है। ये हार्मोनल रेगुलेशन भी देखने को मिलती है और कुछ इन्वायरमेंटल रेगुलेशन भी देखने को मिलती है। कभी सुना होगा कि शादी से पहले 5-10 दिन पहले ना तो दूल्हे को और ना ही दुल्हन को, मतलब लड़के लड़की किसी को भी घर से बाहर नहीं जाने देते। उसका रीजन क्या है बाहर ना जाने देने का? उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, रिचुअल से कनेक्ट कर दिया उसको, ताकि लोग माने। बट इसके पीछे साइंस यही थी कि वो अंदर रहेंगे तो इन्वायरमेंट के इफेक्ट में कम आएंगे, मतलब सनलाइट के इफेक्ट में कम आएंगे। मेन फैक्टर ये है, कम इफेक्ट में आएंगे सनलाइट के, तो उनके अंदर मेलाटोनिन ज्यादा बनेगा। मेलाटोनिन डार्क की प्रेजेंस में ज्यादा बनता है, ठीक है। मेलाटोनिन ज्यादा बनेगा तो ब्याह के टाइम या शादी के टाइम थोड़े से दौड़े दिखेंगे, फोटो वगैरह अच्छी आएगी। तो ये काम था उनका, ठीक है, ये इफेक्ट होता है।
ये स्किन कलर या स्किन कलर की टोन रेगुलेट करने वाला हार्मोन है एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो टोन रेगुलेट कैसे होती है, पिगमेंटेड सेल से बात आती है कि पिगमेंटेड सेल में पिगमेंट कौन सा है, पिगमेंटेड सेल में पिगमेंट कौन सा है, तो पिगमेंटेड सेल में पिगमेंट या हमारे स्किन कलर का जो पिगमेंट होता है वो होता है मेलानिन, मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट। इसीलिए मेलानोसाइट सेल्स बोला है हम लोगों ने, इसीलिए इसका दुश्मन मेलाटोनिन है, समझ गए, सारा मेला मेला कर रखा है तो मेलानिन ही वो पिगमेंट है। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये एमएसएच हार्मोन था, नोट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट हार्मोन की तरफ चलते हैं। तो ये थर्ड हार्मोन था अपना, क्लियर। नेक्स्ट हार्मोन हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्थ हार्मोन अपना एडेनो हाइपोफाइसिस का, और वो है ग्रोथ हार्मोन, इसे जीएच या एसटीएच बोलते हैं, ठीक है। जीएच रिलेटेड है ग्रोथ हार्मोन से, ग्रोथ हार्मोन, और एसटीएच का मतलब है सोमेटो या सोमेटियोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटियोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर है, समझ गए। जीएच और एसटीएच क्यों कहा मैंने, ठीक है। ये करता क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसके टारगेटेड सेल क्या है, पहले तो हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन, तो इसका टारगेट ऑर्गन है हमारे सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स। अब सोमेटिक सेल्स का मतलब है नॉर्मल बॉडी सेल्स। दो तरह के सेल मिलते हैं, जर्मिनल और सोमेटिक सेल। जर्मिनल जो जर्म सेल्स हैं, यानी जो एग और स्पर्म बनाएंगे, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स, और ये क्या है, ये नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चरल सेल हैं हमारे, चाहे किसी भी पार्ट के हों, समझ गए। तो सोमेटिक सेल को टारगेट करते हैं। ये फंक्शन क्या है, मतलब कांड क्या करते हैं, तो देखो फंक्शन, फंक्शन इसके कई सारे और इंपॉर्टेंट भी हैं, सारे के सारे। कई सारे फंक्शन क्या क्या है कि ये सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं, ठीक है। सेकंड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जैसे जो कंपोनेंट्स हैं उसके अमाउंट बढ़ा देते हैं। सेल बढ़ेंगे तो इनके अमाउंट बेसिक नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी ही। क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं कि ये ग्रोथ, सेल ग्रोथ बढ़ाते हैं, सेल ग्रोथ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी सेल डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है कि ये जो सेल ग्रोथ करवाएंगे या सेल का डिवीजन करवाएंगे, ये सारे फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी बेसिकली हमारी बॉडी लेती है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में, सबसे एफिशिएंटली लेती है, ठीक है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है उसकी फॉर्मेशन को, फॉर्मेशन कैसे, नया तो बनवाएगा ही बनवाएगा, उसके साथ साथ जो हम लोगों ने स्टोर करके रखा है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसे भी ग्लूकोज में चेंज करवाएगा। यानी मैं कहूंगा कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है। इस तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाता है, तो मैं कहूंगा ये सोमेटिक सेल के साथ साथ हेपाटोसाइट सेल जो लीवर सेल्स हैं उन्हें भी टारगेट करके रखता है, ठीक है, लीवर सेल्स को भी टारगेट करके रखता है, समझ गए। क्लियर है। तो ग्लूकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन का जो हम लोगों ने स्टोर करके रखी थी ग्लाइकोजन, उसका वापिस से ग्लूकोज में ब्रेकडाउन, ग्लूकोज में चेंज हो जाना। तो ग्लूकोज के अमाउंट बढ़ाना बेसिक सा काम है इसका, समझ गए, ये इसके फंक्शन है। क्लियर है। रेगुलेट कैसे होता है, तो हम लोग रेगुलेशन यहीं डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन कांड कर दिया, रोकेंगे कैसे, तो रेगुलेशन देखो, पहले तो करवाने के लिए स्टिमुलेट करने वाला वो मतलब जीएच आरएच, ठीक है, और ये रेगुलेट होता है जीएच आईएच से,
इसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के पास, तो ये इसकी रेगुलेशन है, इंपॉर्टेंट सी है। ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट है सारे ही, तो इन सबको नोट करो जल्दी जल्दी। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं कि जीएच या एसटीएच डिस्कस कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टारगेट ऑर्गन सोमेटिक सेल, लिवर सेल, फंक्शन है सेल डिवीजन इंक्रीज करना, डीएनए आरएनए प्रोटीन के अमाउंट बढ़ाना, नेक्स्ट सेल ग्रोथ बढ़ाना और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, वो तुम लोग जानते हो। चलो कुछ बुड़बक भी है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब नया ग्लूकोज बनवाएगा, समझ रहे हो। उसके साथ साथ जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको भी ग्लूकोज में तोड़ेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाएगा, समझ गए। रेगुलेशन, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों प्रेजेंट है तो दोनों से ही होगी, क्लियर है। इस जो हार्मोन है, ये जो अपना हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये औरों से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस चीज से पूछे जाते हैं, इन सब पॉइंट से क्वेश्चन ना पूछ करके पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है इसके डिसऑर्डर से, तो हम लोग इसके डिसऑर्डर भी देखेंगे साथ के साथ। ठीक है, इस हार्मोन के डिसऑर्डर्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखो जीएच एसटीएच के डिसऑर्डर्स, इसके डिसऑर्डर्स देखो दो तरह के हो सकते हैं, डिसऑर्डर दो तरह के हो सकते हैं। या तो ये कम रिलीज हो, जिसे मैं कहूंगा हाइपोसिक्रीशन, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाए, हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मतलब लो और सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन, रिलीज होना। या फिर ये ज्यादा रिलीज होने लग जाए, बॉडी में इसकी अमाउंट बढ़ जाए, हाइपर सिक्रीशन। हार्मोन के केस में दो तरह के डिसऑर्डर बन सकते हैं, या तो कमी आ जाएगी या बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन जो है वो हम लोग दो जगह या दो कंडीशंस में डिस्कस करते हैं इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, और इसी तरह दो जगह या दो कंडीशन में डिस्कस करेंगे इसका हाइपरसिक्रीशन। वो कंडीशन क्या क्या है, तो देखो एक बार तो हम हाइपोसिक्रीशन डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड में, यानी बचपन में, और एक अडल्टहुड कह दो या अडल्ट बोल दो, अडल्ट में। ठीक है, इसी तरह हाइपर सिक्रेशन भी हम दो जगह डिस्कस करेंगे, एक तो चाइल्डहुड और एक अडल्ट में। ठीक है, या अडल्टहुड में, समझ गए। तो देखो अगर बच्चा है यानी इंसान चाइल्डहुड की कंडीशन में, बचपन है अभी उसका, और हाइपोसिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो, तो इस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, बोन मसल जो सोमेटिक सेल्स है उनकी ग्रोथ है रुक जाएगी, समझ गए। तो कैसा अपीयरेंस देगा, या इस डिजीज को मैं क्या नाम देता हूं, तो इस डिजीज को नाम दिया जाता है यहां पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब कि पिट्यूटरी कारण जो बोनापन आया है वो। ठीक है, अगर ऐसी ही कंडीशन अडल्ट में देखने को मिले, ठीक है, ऐसी ही कंडीशन हमें अडल्ट में देखने को मिले, तो उस डिजीज को नाम दिया जाता है पिट्यूटरी मिक्सोडेमा, पिट्यूटरी मिक्सोडेमा। ठीक है, समझ गए। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म और पिट्यूटरी मिक्सोडेमा दोनों हाइपोसिक्रीशन के डिसऑर्डर हैं। चाइल्डहुड में पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, अडल्टहुड में या अडल्ट में पिट्यूटरी मिक्सोडेमा होता है। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम के बेसिस पे इस पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का जो इफेक्टेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, या इफेक्टेड जो पर्सन होता है, उसको एक और नाम दिया जाता है, उसे नाम दिया जाता है सर्कस मिडजेट्स, सर्कस मिडजेट्स। ठीक है, जो सर्कस वाले बोंदे नहीं होते, समझ गए, सर्कस में जो बोंदे काम करते हैं वो इसका एग्जांपल है। उनके अंदर पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म देखी गई है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से ग्रसित हैं वो बंदे, उनके चाइल्डहुड में कम सिक्रीट हुआ था ग्रोथ हार्मोन, क्लियर है। तो इसके सिम्टम देखेंगे, सर्कस मिडजेट्स या पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के सिम्टम्स। तो देखो
जो इफेक्टेड पर्सन होगा वो पहली बात तो स्टेराइल होगा, तो बोनों से डर नहीं होता, बोने बांध होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि वो जो पर्सन होगा ना वो नॉर्मल इंटेलिजेंसी वाला होगा, यानी शाणपत्ति तो नॉर्मली होगी, नॉर्मल इंटेलिजेंस, यानी शाणा तो हम जैसा ही होगा, जो नॉर्मल बंदा है उस जितना ही दिमाग होगा, उसके अंदर इंटेलिजेंसी उतनी ही होगी, नॉर्मल इंटेलिजेंस होगा वो, समझ गए, क्लियर है। बट होगा स्टेराइल, समझ गए। जो पिट्यूटरी मिक्सोडेमा से इफेक्टेड इंडिविजुअल है इसके सिम्टम क्या होंगे, तो पिट्यूटरी मिक्सोडेमा से इफेक्टेड इंडिविजुअल के सिम्टम होते हैं कि मैं कहूंगा इफेक्टेड पर्सन appears old before time, ठीक है, टाइम या उम्र से पहले ही बूढ़ा लगने लगेगा, मतलब छोटे से कोई ताऊ कहने लगेंगे, समझ गए। बात यह है कि इसमें एज या एजिंग के जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी आने लग जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन एक तरह से एजिंग के सिम्टम्स को रोकता है, बट इस पर्सन में जिसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी आ गई अडल्टहुड में, इसके अंदर एजिंग के सिम्टम जल्दी दिखेंगे, टाइम से पहले ही बुढ़ापा दिखने लग जाएगा, झड़कने लग जाएगा, समझ गए। अब बात करते हैं हाइपर सिक्रीशन की, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अगर चाइल्डहुड में ऐसा हो तो जो डिजीज होगा ना उसको नाम दिया जाता है जाइगेंटिज्म, ठीक है, जाइगेंटिज्म, यानी जो बंदा या इफेक्टेड पर्सन होगा ना वो जाइंट बनेगा, ठीक है। जाइंट दैत्य दानव, या जो विशालाकार होता है, बहुत बड़ा साइज होता है ना जिसका, वे मतलब बॉडी का साइज, ऑल ओवर बॉडी का साइज, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का नहीं, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी का साइज काफी ज्यादा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, उसे जाइंट कहते हैं, नॉर्मल से एक्स्ट्रा साइज होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली याद रखने के लिए, ठीक है, वो एग्जाम्पल नहीं है बट याद रखने के लिए इसको तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, बस एक छोटी सी ट्रिक टाइप में समझ लो। मैं कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर का, कि इसको तुम लोग बच्चन डिजीज बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों कंपैरिजन किया, वो जब अडल्ट वाला पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा कि जो अमिताभ बच्चन है ना वो साइज में थोड़े से ज्यादा है, और जया बच्चन के साथ तो कुछ ज्यादा ही लगते हैं, तो साइज में थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। उनके केस में सीधी उल्टी लगती है, तो वो जाइंट है, एक तरह से हम लोग रिलेट कर सकते हैं उन्हें। अडल्ट में अगर ऐसा हो हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। पहली बात तो इस डिसऑर्डर को नाम क्या दिया जाएगा, इस डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली, यानी बचपन तो ठीक था, ठीक ठाक टाइम कट गया, निकल गया बचपन का, तो वो बुढ़ापा आते आते मतलब बड़े होते होते क्या हुआ कि जब जवानी आने लगी तो साइज हर चीज का ही बढ़ने लग गया और एक्सट्रीम साइज हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइज इसमें भी बढ़ रहा है, साइज उसमें भी बढ़ रहा है, तो एक्रोमेगेली के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे काइफोसिस, काइफोसिस बोलते हैं कुबड़ को, काइफोसिस का मतलब है कुबड़ या कुबड़ा बना देना, मतलब जो काफी ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वो इस तरह से हो जाएंगे, थोड़े से झुक जाएंगे, कुबड़े से होकर के चलेंगे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा हमारा एक फेमस पर्सन है इंडिया का, खली, द ग्रेट खली, दिलीप सिंह राणा, वो एक्रोमेगेली का इफेक्टेड पर्सन है, उसको एक्रोमेगेली है एक्चुअल में, ठीक है। काइफोसिस सिम्टम होगा, और इसके सिम्टम होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सिम्टम है, जैसे जा जो होंगे, उनके जबड़े जो होंगे वो प्रोट्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे जो ठोडिया ना वो चप्पल की तरफ बाहर आ जाएगी, मतलब ऐसे खींचे से लंबे मुंह होंगे उनके, खली का मुंह देखा हुआ तुम लोगों ने, ऐसे, ठीक है। तो प्रोट्रूटेड जा जो सिम्टम है एक्रोमेगेली का सिम्टम है, ठीक है, जो जा है वो थोड़ा सा से जिन्न की तरह खिंच जाएगा उनका, क्लियर है। याद रखने के लिए तुम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हो खली से,
खली से, समझ गए। तो ये है ग्रोथ हार्मोन की जो डिसऑर्डर्स है वो दो तरह के होते हैं, हाइपो और हाइपर सिक्रेशन। हाइपो जहां सिक्रेशन कम हो जाए, हाइपर सिक्रेशन जहां सिक्रेशन एक्स्ट्रा ही हो, जरूरत से ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट कि किस केस में हो सकते हैं हाइपो सिक्रेशन, चाइल्डहुड और अडल्ट दोनों केसेस में डिस्कस कर लेंगे। चाइल्डहुड में जब होता है हाइपो सिक्रेशन, जब कम हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो उसको कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है, मतलब बोलने पैदा होंगे, समझ गए, बोलना हो जाएगा वो बंदा जिसके चाइल्डहुड में या बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन की कमी आ गई। इसको सर्कस मिडजेट्स में बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों को कोई काम नहीं मिलता, नॉर्मली ये सर्कस में ही काम आते हैं दिखने के, ठीक है। स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इनसे खतरा नहीं होता किसी तरह का, वैसे भी साइज बहुत कम है, तो नॉर्मल इंटेलिजेंस है इनकी, शाणे पूरे होते हैं, ठीक है, साइज भले ही कम हो। अगर अडल्ट है, अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाए तो उसे कहेंगे पिट्यूटरी मिक्सोडेमा, और मिक्सोडेमा का मतलब है कि इफेक्टेड पर्सन टाइम से पहले ही बूढ़ा होने लग जाएगा, ठीक है, बुढ़ापे के सिम्टम दिखेंगे, बुढ़ापे के सिम्टम झलकेंगे उसके अंदर टाइम से पहले ही। अगर सिक्रेशन बढ़ जाए, बच्चों में बढ़ जाए, तो बनेंगे जाइंट, रिलेट कर सकते हो बच्चन से, ठीक है। और अडल्ट में अगर सिक्रेशन बढ़ जाए तो अडल्ट में होगी एक्रोमेगाली, कुबड़े से बन जाएंगे, खली को देखा हुआ ऐसे चलता है कई बार, ठीक है, तो जा प्रोट्रूडेड हो जाएगा, खली से रिलेट कर सकते हो, समझ गए। ये है फोर्थ अपना हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, इसके डिसऑर्डर्स, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इसके मैक्सिमम टाइम डिसऑर्डर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो ग्रोथ हार्मोन के जो डिसऑर्डर हैं वो याद ही रखने हैं, चाहे किसी तरह से रखो, तुम लोगों को याद रखने का तरीका सा बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट फिफ्थ हार्मोन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ हार्मोन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे गोनेडियल हार्मोन। गोनेडियल हार्मोन ये कोई एक हार्मोन नहीं है, गोनेडियल हार्मोन्स डिस्कस करने वाला हूं मैं, यानी गोनेड्स के हार्मोन, सेक्स ऑर्गन्स के हार्मोन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनके हार्मोन। तो गोनेडियल हार्मोन दो आते हैं, हम लोग दो डिस्कस करेंगे, दो गोनेडियल हार्मोन। कौन कौन से, कौन कौन से दो हार्मोन? एक तो है एफएसएच, ठीक है, ये दो हार्मोन थे, हम लोग एक ही पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं दोनों को, एक तो है एफएसएच और एक है एलएच, क्लियर है। इनके कुछ स्पेसिफिक नाम और भी दिए जाते हैं, जैसे एफएसएच को कहा जाता है गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, ठीक है। जबकि एलएच हार्मोन को स्पेसिफिक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिख रहा है बोर्ड से बाहर तो नहीं गया, चलो। तो एफएसएच और एलएच दोनों। एफएसएच की फुल फॉर्म अगर मैं एब्रीवेट करूं, एफएसएच क्या होता है, तो देखो एफएसएच का मतलब होता है फॉलिक्यूल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, क्लियर। जबकि एलएच को एब्रीवेट करूं तो एलएच की एब्रीवेशन होगी, फुल फॉर्म होगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्लियर। एफएसएच और एलएच तो वही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, टारगेट ऑर्गन। एफएसएच का टारगेट ऑर्गन होता है, देखो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग सेल है, गोनेडियल हार्मोन है, तो दोनों में रिलीज होंगे, मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे, तो टारगेट ऑर्गन दोनों में अलग अलग होंगे, मेल में क्या होगा और फीमेल में क्या होगा, दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो देखो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, मिक्सअप नहीं होंगे फीमेल। तो देखो मेल में ये किस पे एक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये करते हैं स्टिमुलेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, जहां स्पर्म बनाए जाते हैं, स्पर्म्स बनेंगे, गैमेट्स सिंथेसाइज होंगे, गैमेटोकाइनेटिक इसीलिए बोला है इसे, ठीक है। फीमेल में ये किसे स्टिमुलेट करते हैं, फीमेल में स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहां ग्राफियन फॉलिकल, जहां दोनों गैमेट्स बनेंगे रिस्पेक्टिवली, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, सिंथेसाइज किए जाएंगे, क्लियर है। इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के टारगेट ऑर्गन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के टारगेट ऑर्गन, तो देखो टारगेट ऑर्गन मेल और फीमेल में क्या क्या होंगे, मेल में और फीमेल में, तो देखो मेल का जो टारगेट ऑर्गन होगा, देखो ये नाम ही इसका इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को ही स्टिमुलेट करेगा, जिसका नाम होता है लेडिग सेल, लेडिग सेल्स है इसका टारगेट, लेडिग या इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। फीमेल में इसका टारगेट पे कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल में इसका टारगेट होता है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड एक स्पेशल स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों को ये स्टिमुलेट करेगा। तो देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं टारगेट ऑर्गन्स, ठीक है। गोनेडियल हार्मोन है, दो तरह के एफएसएच एलएच देखने को मिलते हैं, नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे कहा जाता है गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्स्ट्रा नाम है, टर्म्स है, याद रखनी है, ठीक है। देखो ये क्या करता है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, कैसे कि मेल में तो स्टिमुलेट करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, फीमेल में स्टिमुलेट करेगा ग्राफियन फॉलिकल को। ये क्या करता है, ये ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है फीमेल में, और मेल में लेडिग सेल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब तुम लोग आंसर तो दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हें म्यूट कर रखा है, तो मैं मान लेता हूं लेट कि तुमने नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, अब तक हमने इन हार्मोन्स के टारगेट ऑर्गन देखे हैं, अभी दो पॉइंट्स और बाकी हैं। पहला इनका फंक्शन, ये टारगेट ऑर्गन पर जाके कांड क्या करते हैं वो, और सेकंड रेगुलेशन, सेकंड रेगुलेशन। फंक्शन इसका एक ही है, एफएसएच हार्मोन का फंक्शन, इस साइड एफएसएच था ना तो उसी का फंक्शन, नीचे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना। एफएसएच का फंक्शन है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जिसके दो पार्ट हैं, एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनवाएगा, और सेकंड है oogenesis, oogenesis, क्लियर है। गैमेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है, समझ गए। रेगुलेशन, रेगुलेशन यही खत्म कर लेते हैं। रेगुलेशन हम लोगों ने देखा था पहले कि एफएसएच के लिए रिलीजिंग हार्मोन तो है बट इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है, तो ये रेगुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, नेगेटिव फीडबैक से, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो एलएच हार्मोन देखो, अब स्क्रीन है ना यही रखनी है, ठीक है, वैसे तुम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, कहीं कोई किसी और की स्क्रीन में झांक रहा हो। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है देखो लेडिग सेल को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो लेडिग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, लेडिग सेल से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। हम लोग बात करते हैं ये ओव्यूलेशन को, यानी ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज करवाने का काम करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, और सेकंड मेंटेन करता है, मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ये इसके फंक्शंस है। फिर अगर मैं बात करूं कि इसका रेगुलेशन, इसका
रेगुलेशन कैसा होता है? तो एफएसएच का ही भाई है, सिनर्जिक हार्मोन्स है, रेगुलेशन भी इसी तरह से होगा। एलएच, आरएच और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है? समझ गए? तो देखो गोनेडियल हार्मोन एलएच एफएसएच दो तरह के थे, बात कर चुके हैं, गई थी बात फंक्शन की। फंक्शन गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म बनवाएगा, वो एग बनवाएगा, ओजेनेसिस, वो ओव्यूलेशन करवाएगा और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखेगा ताकि आगे वो काम आए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करने के लिए। हम लोग उसकी भी बात करेंगे फिर। रेगुलेशन एफएसएच, आरएच और नेगेटिव फीडबैक, इसी तरह एलएच, आरएच और नेगेटिव फीडबैक से रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है? ये हुआ फिफ्थ हार्मोन, गोनेडियल हार्मोन अपना। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिक्स्थ हार्मोन की तरफ। इनके ये जो फिफ्थ हार्मोन है गोनेडियल हार्मोन, जिसमें हम लोगों ने दो हार्मोन डिस्कस कर लिए हैं एक साथ। तो देखो अब इन हार्मोन्स में से क्या पूछा जा सकता है? गोनेडियल हार्मोन्स में से मेनली पूछा जाता है तुम लोगों को कि जो इसके फंक्शन है और इसके जो टारगेट ऑर्गन्स है वो कई बार मिक्सअप या मिसमैच हो जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह याद रखना, वो नॉर्मली पूछे जाते हैं। क्लियर है? उनको याद रखना, वो अगर मिसमैच हो गए, मिक्सअप हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। समझ गए? अब हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ हार्मोन की। सिक्स्थ जो अपना हार्मोन है वो है एक बच गया ACTH। ACTH यही बचा है एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स में से। तो देखो एडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ठीक है? समझ गए? देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा? तो देखो इसका जो टारगेट ऑर्गन है ना वो होगा एड्रेनल का कोर्टेक्स पार्ट। एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट जिसको थॉमस एडिसन ने हटा दिया था, जिसकी वजह से एडिसन डिजीज देखने को मिली थी, हमें याद होगा। ठीक है? नेक्स्ट इसका फंक्शन, पॉइंट्स को रिलेट करते चला करो। फंक्शन कि ये एड्रेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। बाकी बातें हम लोग यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे कि इसके अंदर से कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। 3 तरह के सेल होते हैं, GFR, ग्लोमेरुलर, जो GFR जैसे ग्लोमेरुलोसा, रेटिकुलेटा, फेसिकुलरिस, इस तरह के 3 सेल्स होते हैं। वो अलग अलग हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें से मिनरलोकोर्टिकोट्रोफिक है, ग्लूकोकोर्टिकोट्रोफिक है, सेक्स हार्मोन्स है। तो ये हम लोग सारी आगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहां सिर्फ इतनी बात कर लेंगे कि इसका फंक्शन स्टिमुलेट करना है किसको? एड्रेनल कोर्टेक्स को। ठीक है? रेगुलेशन इसकी रेगुलेशन। तो रेगुलेशन देखो ये ACTH हार्मोन है, तो इसके लिए हम देखा था, हमें देखने को मिला था ACTH RH हार्मोन। ये तो प्रेजेंट था बट इसके लिए कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं था। तो देखो इसकी रेगुलेशन होती है फिर नेगेटिव फीडबैक से। ठीक है? क्लियर? समझ गए? तो ये सिक्स्थ हार्मोन है। यहां एडेनो हाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन कंप्लीट हो गए। मैंने बात की थी कि 7 हार्मोन है, बट याद करो लास्ट जो हार्मोन किया फिफ्थ, उसमें 2 डिस्कस कर लिए गोनेडियल हार्मोन में, FSH और LH दोनों। तो 5 का 7 हो गया अपने आप। ठीक है? तो ये है 7 के 7 हार्मोन जो एडेनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स थे। अब बची क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर? एडेनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर और मिडल दोनों लोब के हम लोगों ने हार्मोन डिस्कस कर लिए हैं। मिडल लोब का एक हार्मोन था MSH, वो हम लोग साथ के साथ डिस्कस कर चुके हैं, याद हो तो। समझ गए? बचा क्या है? न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर लोब, उसके हार्मोन डिस्कस करने हैं। तो देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस में से हम लोगों ने कहा था 2 हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। ठीक है? 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो उन्हीं दोनों को क्लियर कर लेते हैं। हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस, हार्मोन्स ऑफ न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स।
तो देखो न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर पहले बात हम लोगों ने यही की थी कि इसके अंदर हार्मोनल सिंथेसिस या हार्मोन सिंथेसिस, सॉरी हार्मोन सिंथेसिस एब्सेंट है, हार्मोन सिंथेसिस एब्सेंट है। तो ये हार्मोन सिक्रीट करेगा कैसे, इसके हार्मोन कौन से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये रिसीव करता है, रिसीव hormones from hypothalamus and store, और उनको स्टोर करता है। ठीक है, दो हार्मोन है इसके पास, इसके हार्मोन्स हैं एक तो ADH जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है, एक इसका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जिसको पिटोसिन भी बोलते हो। ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं। अब देखो क्या होता है, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है अपनी, उसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, वहां हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, रह गया था पॉइंट, इसको न्यूरोहेमल ऑर्गन भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूरोहेमल ऑर्गन, क्लियर है। ये जस्ट एक टर्मिनोलॉजी या एक टर्म दे दी किसी ने, इसको न्यूरोहेमल ऑर्गन बोल दिया, क्लियर, समझ गए। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दो इसके हार्मोन है, यही हमें डिस्कस करने हैं। तो देखो ये पॉइंट नोट हो गए होंगे, ठीक है, न्यूरोहेमल ऑर्गन है। अब इन्हीं को आगे नोट डाउन करते हैं। देखो दो हार्मोन हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं दोनों की। हमने कहा कि दो हार्मोन है, एक तो है ADH या फिर वेसोप्रेसिन, ADH या वेसोप्रेसिन, एक है ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं, पिटोसिन, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के लिए यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी है ये, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, मिल्क लेट डाउन, बर्थ हार्मोन, एक ही बात है। ठीक है, एक बंदे के ये सारे नाम है, समझ गए। तो देखो ADH और वेसोप्रेसिन, ये इसका सोर्स क्या होता है, यानी ये कहां से सिक्रिएट होता है। तो देखो इसका सोर्स है सन, SON। ठीक है, ये मेरे बेटे वाला सन नहीं है, इस सन का मतलब क्या है, ये सन है सुप्रा, सुप्रा इंग्लिश वाला, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, ये SON है, यहां से सिक्रिएट किया जाता है, यहां से रिलीज होता है, ये है सोर्स ADH या वेसोप्रेसिन का। जबकि इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन का सोर्स क्या है। देखो ऑक्सीटोसिन का सोर्स है PVN। ठीक है, PVN का मतलब है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो देखो सन और PVN ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं, कई बार यहां कंफ्यूज करता है कि
ADHSON से रिलीज होता है या PVN से, सुपर ऑप्टिक से रिलीज होता है या पेरावेंट्रिकुलर से, कौन सी न्यूक्लियर से रिलीज होता है? तो सन से, ADH सन है, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का सन है, ये याद रख लो, ठीक है, और वो कुछ भी XYZ PVN है। तो देखो जो ADH है वो रिलीज होगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, जबकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस से, ठीक है। नेचर, दोनों का नेचर कैसा होता है, किस नेचर के केमिकल्स हैं ये? तो देखो जो ADH है वो ऑक्टापेप्टाइड है, ऑक्टापेप्टाइड है, यानी 8 पेप्टाइड मॉलिक्यूल प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन का नेचर क्या है? ऑक्सीटोसिन का नेचर क्या है? ऑक्सीटोसिन का नेचर भी है ऑक्टापेप्टाइड, ये भी ऑक्टापेप्टाइड है, ये भी ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ हार्मोन है। क्लियर हो गया, समझ गए? क्लियर? तो देखो ADHSON ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन PVN ऑक्टापेप्टाइड, समझ गए? क्लियर, नोट हो गया ना? अब आगे चलते हैं। ये तो बात थी नेचर की, ठीक है, और सोर्स की। अब बात करते हैं इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शन की, यानी ये एक्शन क्या करते हैं। तो देखो ADH, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जो ADH है ना, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो वैसे, ठीक है। ये वाटर जो होता है ना अपनी बॉडी में, उसका लेवल मेंटेन रखने का काम आता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। क्लियर है? जबकि सेकंड फंक्शन है, इसका नाम वेसोप्रेसिन इसीलिए है क्योंकि ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, टाइट कर देता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए। क्लियर? इसी तरह ऑक्सीटोसिन के फंक्शन, ऑक्सीटोसिन के फंक्शन, तो देखो ये क्या करता है, ये कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, इन स्मूथ मसल्स, कहां की स्मूथ मसल्स? स्मूथ मसल्स ऑफ ममेरी ग्लैंड, जिसके कारण क्या होगा, मिल्क लेट डाउन होगा, और इसी वजह से इसका नाम मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, ममेरी ग्लैंड एंड यूट्रस, यूट्रस गर्भाशय, ठीक है। स्तन ग्रंथि और गर्भाशय की जो स्मूथ मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन का काम ऑक्सीटोसिन का है, इसीलिए मिल्क लेट डाउन और बर्थ हार्मोन कहते हैं इसे। बर्थ भी कॉज करेगा, यानी बच्चे का जन्म करवाता है, ये पैदा करवाता है बच्चे को, पार्चुरेशन जो होती है वो इसके इफेक्ट से परफॉर्म होती है, और ममेरी ग्लैंड से मिल्क भी लेट डाउन करवाएगा, मिल्क भी रिलीज करवाएगा। समझ गए? क्लियर है? यहां एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट पढ़ा जाता है, ये खत्म हो गया, इसकी अब कोई बात नहीं। इसकी एक छोटी सी बात है कि इन केस पिटोसिन जो इसका नाम है वो इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीटोसिन की हम लोगों ने एक सिंथेटिक फॉर्म भी डिस्कवर कर लिया है, सिंथेसाइज कर लिया है इसे आर्टिफिशियली, ठीक है, बना चुके हैं, उसका नाम पिटोसिन दिया गया, इसलिए ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। पिटोसिन के इंजेक्शन मेनली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। पिटोसिन के इंजेक्शन हम लोग नॉर्मली यूज भी करते हैं, किस केस में? दूध निकलवाने के केस में, मतलब गाय भैंसों के जब दूध कम हो जाता है या वो दूध नहीं देती, उस टाइम उनको जो इंजेक्शन ठोका जाता है ना, वो पिटोसिन का इंजेक्शन होता है। समझ गए? क्लियर है? तो ऐसा अगर इंजेक्शन नॉर्मली बताने की बात तो नहीं है, मिसयूज भी हो सकता है, बट तुम लोग सुन लो, तुम्हारी तो नॉलेज के लिए है। ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है ना, अगर मैं कहूं इफ इंजेक्टेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, if injected in pregnant woman can cause abortion। अगर किसी भी
गर्भस्थ स्त्री में, यानी वो स्त्री जिसने गर्भ धारण कर रखा हो, प्रेग्नेंट है वो, उसके अंदर अगर हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देंगे, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर लगा दिया जाए तो अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा बच्चे का। बच्चा क्योंकि यूट्रस में होता है, ठीक है, डेवलपमेंट सारी, और यूट्रस की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जैसा भी डेवलपमेंट स्टेज होगा उसी स्टेज में उस बच्चे को बाहर निकाल दिया जाएगा, अनडेवलप्ड अनमेच्योर बेबी डेथ हो जाएगी उसकी। तो अबॉर्शन जिसे कहते हैं वो ऑक्सीटोसिन के कारण हो सकता है, अगर ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कर दिया जाए प्रेग्नेंट वुमेन में। क्लियर है, समझ रहे हो? चलो, ये है अपना लास्ट हार्मोन्स ऑफ न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिट्यूटरी के दोनों पार्ट, एडेनो और न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड टोटली कंप्लीट होता है, यहां पर किसी तरह का कोई पॉइंट बाकी नहीं है। इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड वगैरह, जो भी अपने छोटे छोटे पार्ट बच गए इस चैप्टर के। क्लियर है? ओके, गुड बाय, घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। क्लियर? क्या दूं? हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे एकदम से। हाँ, अभी क्लास ओवर हुई है, 5 मिनट का गैप ले लो तुम लोग, और 6:35 पे जो है वो नेक्स्ट क्लास जो फिजिकल की है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, और जस्ट आप लोग कोई नेचुरल कॉल है या पानी पीना है, जो भी है वो फटाफट निपटा के आ जाओ। 6:35 पे जो नेक्स्ट क्लास है वो अपनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।